हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सेक्शन का ये 4th वीडियो, है ना। तो ये न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक्सेप्ट किया है रिजाइनिंग लेटर जो है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है? फ्रांस की बात कर रहा है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजिग्नेशन जो लेटर है प्राइम मिनिस्टर का वो एक्सेप्ट किया है और ये बोला है उनसे कि तब तक आप एज अ केयर टेकर काम करेंगे गवर्नमेंट, है ना, जब तक कि न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं हो जाती। मतलब में ठीक है, उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट नॉर्मली वो गवर्नमेंट तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगी जब तक कि न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग स्पीड से पढ़ना है, खत्म हो जाएगा। सिमिलरिटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द फ्रांस, क्या क्या सिमिलरिटी है तो कह रहा है, देखिए, फ्रांस बिकम रिपब्लिक फ्रॉम अ मोनार्ची फॉलोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, क्लास 10th में है फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर 9th में, 9th या 10th की बुक में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो मोनार्च पावर होती है, जो राजा किंग होते हैं, उनको हटा करके फ्रेंच जो है रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, रिपब्लिक बनता है, उसके बाद तो फ्रेंच है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो इंडिया भी सेम चीज़ इंस्पायर्ड हुआ था। तो यहाँ पर जो टीपू सुल्तान की बात करें, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी सेरिगापट्टनम, वहाँ पर एक प्लांट, मतलब में प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी, वहाँ पर जो लिबर्टी का ट्री है उसको प्लांट किया था अपनी कैपिटल, ठीक है, सेरिगापट्टनम में। और अपने आप को क्या बोला था? सिटीजन टीपू बोला था। ठीक है, उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो करके। उसके बाद हम लोग बात करें फ्रांस बाज, तो कह रहा है इस टाइम अगर हम लोग फ्रांस में बात करें तो लगभग जो करंट इस टाइम का जो है फिलहाल वो 5th नंबर का तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अडॉप्ट किया है फ्रांस ने 1958 में। सो ये 5th नंबर का। ठीक है, इससे पहले 1793 में आया था उनका, सेकंड आया था 1848 में, थर्ड आया है 1875 में, फिर 1946 में। ठीक है, फिर 1958 में 5th वाला जो इस टाइम चल रहा है। इतना ज़्यादा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है। तो अगर सिमिलरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो दोनों के पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा है, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी की बात की गई है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग दोनों जो कंट्री हैं वो यूनिवर्सल रेड फ्रेंचाइज को इंजॉय करती है। मतलब क्या है कि जो भी पर्सन 18 साल से ऊपर है वो कहीं ना कहीं वोट डालने का अधिकारी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें बाइकैमरल पार्लियामेंट दोनों जगह है, मतलब एक लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। ठीक है, दिमाग में रखना है, लेजिस्लेचर अलग है और हमारा एग्जीक्यूटिव अलग है, दोनों जगह सेम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें इन फ्रांस में अगर लोअर जो हाउस है उसके जो मेंबर हैं इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा फॉर 5 ईयर। सेम चीज़ हमारे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मतलब 5 साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जितना भी बच्चा या जो लोग हैं 18 साल से ऊपर है वो जाके वोट करेंगे, उसके हिसाब से लोअर हाउस के मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ अपर हाउस इनडायरेक्ट और यूनिवर्सल, इनडायरेक्ट होते हैं और यूनिवर्सल सफरेज की तरह चुने जाते हैं। और हर एक क्या बोला कि रिन्यूएबल बाई हाफ एवरी 3 ईयर। और देखिए इसमें होता क्या है यहाँ पर कि हर 3 साल में, 3 साल बाद जो जितने मेंबर हैं उनके आधे पर्सन को हटाया जाता है और आधे पर्सन वही रहेंगे, फिर इलेक्ट होते हैं। समझिए एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए 100 लोग हैं तो इसका हाफ कितना हुआ? 50। 3 साल बाद इनको हटाया गया। ठीक है, और जो बचे कितने? 50 में नए और हम लोगों ने ऐड किए 50, तो ये फिर 100 हो गए। ठीक है, ये पहले वाला 100 है, ये सेम ऐसे याद रखिए, ये और ये सेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 ईयर बाद क्या हुआ? इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब हर एक मेंबर का जो टाइम पीरियड लगभग 6 साल का हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ हमारे यहाँ पर भी है, 6 ईयर का होता है, बट आपको बताना है कि हर 3 ईयर में हटाया जाता है हमारे यहाँ, कि हर कितने टाइम में हटाया जाता है। चलिए अच्छा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बोला गया है कि हर 3 साल के बाद में, मतलब हर 3 साल के बाद में 50% मेंबर को हटाया जाएगा। हमारे यहाँ पर क्या है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर को हटाया जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल 60 मेंबर हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 20 तो हर साल 20 मेंबर को हटाया जाएगा और 20 नए मेंबर को ऐड किया जाएगा। पहले ये हटाए गए मान लीजिए, तो यहाँ पर फिर न्यू मैंने ऐड कर दिए 20। ठीक है, ये न्यू हो गए, इनको हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इनको हटाया जाएगा,
यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, आपको समझ में आएगा। इनको हटाया जाएगा तो फिर यहाँ पर ये ऐड कर दिए जाएंगे 20 अलग से, है ना। अब ये सफरेज चलता रहेगा, मतलब 20 तक हटाते जाएंगे। और 1% का लगभग टाइम, अब समझिए एग्जाम्पल ये वाला जो है इनका जैसे देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग लेके आए, इनको हटाया गया 20 आया, ठीक है। फिर इनको हटाइए, इनको हटा के 20 आए, फिर इनको हटाएंगे हम लोग, फिर ये 20 आया। तो अब समझिए एग्जाम्पल, इनको हटाया 1 2 3, मतलब 2 एक को हटाने के लिए 2 साल चाहिए ना भैया, 2 साल, फिर 2 साल, मतलब 2 2 4 2 6, 1% कितने साल रहेगा, 6 ईयर। सेम चीज़ यहाँ पर है 6 ईयर, बट यहाँ पर हर पर्सन को, मतलब में जो लोग हैं 50% हर 3 साल बाद हटाए जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, हर 2 साल बाद आपके 1/3% हटाए जाएंगे, मतलब 33% हटाए जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया आई थिंक, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई तो किया है। अगर ना समझ में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इसको आगे समझा दूंगी। फिर आते हैं हम लोग इंडियन और फ्रांस के उस पर, ठीक है। तो पीपल एक्सरसाइज सॉवरेनिटी, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए हम लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो पॉलिसीज बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेफरेंडम चलता है। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी बनानी है तो लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये पॉलिसी बनानी है, ये चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से लोग वोट करते हैं, उस हिसाब से चीज़ें पॉलिसी मेक की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम, ठीक है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और कोई भी लिमिट नहीं होती, कितनी बार भी वो एक एज अ प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर 5 साल के लिए चुनते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा चुना जाता है। अब आप ये क्वेश्चन बताएंगे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज से नहीं चुना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से चुनते हैं ना हम लोग प्रेसिडेंट को। अब हमको बताएंगे ये यूनिवर्सल सफरेज की जगह हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा कोई इशू नहीं है, पॉलिटी की बुक खोलिए, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर खोलिए, आई थिंक कहाँ पे है ये, देखिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वहीं पर ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा बड़े शब्दों में, उसके बाद बहुत डिटेल में इसको समझाया जाए, डिटेल में समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई जाओ प्रेसिडेंट का वो कराओ जाके ना, तो थोड़ा सा पढ़ लेना नाम किस टाइप से होता है, थोड़ा बहुत डिटेल अगर समझ में आए तो समझ लीजिए, नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है आता, लेकिन इसको आप खुद बताएंगे मुझे। और एक और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 2 बार आप चुन सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, उससे ज़्यादा आप नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी की, है ना, जो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें कुछ मतलब हम लोग के यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत यूनिटरी फीचर भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सेमी प्रेसिडेंटल फॉर्म है। मतलब यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, जो प्रेसिडेंट है वो मोर पावरफुल दैन द पीएम। हमारे यहाँ क्या है, पीएम इज मोर पावरफुल दैन द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की हम लोग बात करते हैं, इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पर हम लोग बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। इन्हीं की और एडवाइस के माध्यम से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोल्स हैं, ये स्ट्रेंथ है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इनकी रोल, स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करता है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठ के तय करते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड द मेंबर ऑफ, मेरा पेन इशू क्यों कर रहे हैं आज भाई, ठीक है, मेंबर ऑफ गवर्नमेंट को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये चीज़ लगभग सेम है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ के प्रेसिडेंट, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं वो मोर पावरफुल होते हैं, ये दिमाग में रखना है। जस्टिस की बात करें तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जस्टिस है। मतलब क्या है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर जजमेंट सुनाया गया तो वो बाध्य है नीचे वाले जजमेंट के लिए। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कोई केस में जो रिजल्ट सुनाया गया इन द सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं वही तरीका फॉलो किया जाएगा हमारे लोअर कोर्ट में। मतलब दोनों को एक ही तरीके माना गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बात करें
लीगल जुडिक्शन जो होगा वो आपका जो दो लोग हैं उनके बीच में जब डिस्प्यूट होगा तो हम लोग कौन सा जुडिक्शन लेंगे, लीगल जुडिक्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन कब होगा, जब डिस्प्यूट होगा बिटवीन द सिटीजन और द पब्लिक अथॉरिटी, मतलब अगर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इशू हो रहा है तो कौन सा होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन। और लीगल जुडिक्शन कब होगा, जब हम अपने दोस्त से लड़ लें तो क्या हो जाएगा, लीगल जुडिक्शन, ठीक है। सिविल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, इसका कोई प्रोविजन इंडिया के अंतर्गत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। हमने पहले क्या पढ़ा है, रेफरेंडम पढ़ा ना, रेफरेंडम टॉपिक। अब खुद समझिए रेफरेंडम कब कराएंगे, तभी ना जब लोग इन्वॉल्वमेंट होंगे। इन्वॉल्वमेंट के लिए भी तो कमेटी चाहिए ना, इंडिया में तो रेफरेंडम का प्रोसेस है नहीं, तो यहाँ इसका क्या ही करेंगे। सेम चीज़ थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो याद रहेंगी चीज़ें, है ना। इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंट काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। ये एक कंसल्टेटिव असेंबली होती है। कहीं ना कहीं इसका पर्पस क्या होता है कि जो सिविल सोसाइटी है उसका इन्वॉल्वमेंट कराना इन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी। वही चीज़ है, सेम रेफरेंडम के लिए इसका यूज़ होता है अधिकतर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हर एक पॉलिसी जो है सिविल जो सोसाइटी है उससे मिलकर बनवाई जाती है। वैसे देखा है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फीचर है ना। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिलहाल तो खत्म है, ये थोड़ा सा टॉपिक्स में और 1 पॉइंट करके दिया गया है। मैं सोचा इसको भी यहीं खत्म करते हैं, है ना, क्या ही मतलब इसके लिए अलग से वीडियो बनाने का। श्री KP शर्मा ओली वाज स्वॉर्न एज अ, देखिए सीधे सीधे याद रखना है भाई, मेरा स्पेन बहुत इश्यू कर रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। KP शर्मा जो है ओली, उन्होंने वो बने हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल 4 टाइम, ठीक है। और ये एक कौन सी गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजोरिटी में ना आ पाए तो बहुत सारी पार्टी जो है छोटी छोटी मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि 2008 में जो होता है, जो मोनार्ची पावर है उसको अबॉलिश करके वहाँ पर नॉर्मली फेडरल सिस्टम जो है वो आया है ना। कहाँ पर, नेपाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तब से 2018 से 2024 में यहाँ पर लगभग 18 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हैं। मतलब क्या है कि बहुत इनस्टेबिलिटी है इन द नेपाल ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, बोल सकते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं हम लोग कि अनलाइक क्वासी फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, कह रहा है कि यहाँ पर क्वासी फेडरल सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर क्या है, 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था नेपाल का, उन्होंने फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इस्टेब्लिश किया है अपने नेपाल को, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स जो हैं लगभग पूरा बोल सकते हैं, नेपाल तो अपना भैया है ना, वही चीज़ है ना, हम लोग भाई तो बोलते हैं, छोटा भाई नेपाल, तो सेम चीज़ है। तो बहुत क्या लगभग टोटल फीचर जो है वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करते हैं, तो इसलिए बहुत स्पीड से पढ़ जाएंगे। सेकुलर स्टेट, सेकुलर क्या होता है, कोई भी देश जहाँ पर हर एक धर्म को बराबर मान्यता दी जाए, हर एक धर्म को बराबर प्रोटेक्शन दी जाए, तो उसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट, ठीक है। तो वही इंडिया है, वही हमारा बोथ प्रोटेक्ट द रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। फंडामेंटल राइट तो पता ही है, दोनों जो बात करें कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट कौन कौन से होंगे, सोशल इकोनॉमिक राइट्स हो गया सिटीजन ऑफ द इंडिया के, ठीक है। बाई कैमरल पार्लियामेंट दोनों में है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो अकाउंटेबिलिटी वो अलग अलग की गई है दोनों में, ठीक है। गवर्नमेंट का जो हेड है, ठीक है, तो जो सेरेमल हेड रहेगा वो तुम्हारा प्रेसिडेंट है, दोनों जगह की बात कर रही है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा। हमारे इंडिया में भी सेम चीज़ है। अफर्मेटिव एक्शन की बात करें हमारे यहाँ भी और नेपाल में भी, मार्जिनलाइज जो आपकी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करने की बात करें। जैसे हम लोग बात करें, हम कहीं ना कहीं भाई इतना मिड डे मील चला रहे हैं, PDS सिस्टम चला रहे हैं, हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, किस लिए ये सब कर रहे हैं, जिससे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो पुअर सेक्शन है वो हमारे बराबर आ पाए, ठीक है। इंक्लूसिविटी के लिए हम लोग इसको काम कर रहे हैं, ठीक। अदर फीचर की बात करें सेम चीज़ है, राइट टू वोट, मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पर भी है, हमारे यहाँ पर भी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है वो उसका मतलब क्या है, ये कौन बताता है, सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पर भी वहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। अब क्या रीज़न है हमारा, जो बिकॉज ऑफ दैट बोल सकते हैं हम, जो नेपाल उसमें इतनी इंस्टेबिलिटी पाई जा रही है। तो नंबर फर्स्ट मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब
देखिए हमारे यहाँ भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, वैसे ही सेम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, नेपाल के अंतर्गत है। लेकिन वहाँ पे इतनी जो इतनिक है, सिटी हो गई, रीजनल हो गया, ठीक है, आइडियोलॉजी हो गई, लैंग्वेज की बहुत थोड़ा डिफरेंस करता है, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि सिंगल पार्टी के लिए मेजोरिटी सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, फिर क्या बनेगा, कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी। देखिए इंडिया में बहुत टाइम तक भाई कोलिजन गवर्नमेंट बनी है, ये आप भूलिएगा नहीं। सेम चीज़, मतलब ऐसे समझिए, एग्जाम्पल इंडिया इज द बड़ा भैया और ये छोटा भैया, सेम रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। अनलाइक इंडिया विच फॉलो द फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, ठीक है। लेकिन नेपाल में क्या है, दोनों प्रोसेस करते हैं, ये फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम भी करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक इंक्लूसिविटी जो है, तो उसको मतलब ये कुल मिला के समझिए, एग्जाम्पल बड़े से ग्रुप में बहुत अच्छे से काम होता है यहाँ पर, मतलब में जो रियल बोल सकते हैं यही होना चाहिए ना, वो चीज़ें होती हैं। बट एक चीज़ बताइए, अच्छा और अगर हर एक इंसान को बराबर जो मिल गया बराबर की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्मॉलर पार्टी जो है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बड़ी पार्टी, स्मॉलर पार्टी को भी क्या मिल रहा है, अब वोटिंग मिल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, स्मॉलर पार्टी है तो कहीं ना कहीं वो जीत तो नहीं पाएंगी। अब जब इनको भी बहुत अच्छे से वोट मिल जा रहा है तो फिर क्या होगा, ये यहाँ इनके साथ मिक्स होकर क्या बनाएंगी, फिर गवर्नमेंट बनाएंगी। गवर्नमेंट बनाएंगी तो फिर इनस्टेबिलिटी तो पक्का है, होनी ही है, समझ रहे हैं ना आप। हमारे यहाँ पे क्या है भैया, ये लो 1 2 3 4, तुम्हारे पास भले 50% वोट ना हो, छोड़िए 30% वोट ना हो, छोड़िए, बस वोट होने चाहिए सबसे ज़्यादा, भले 2 वोट हों, बट इनके पास एक अगर है तो आप जीत जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ये इंडिया के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो ये सिस्टम अपनाया वो गया है, वो कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये वाली दोनों लाइन को देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। आपने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। अब एग्जाम्पल मानते हैं बड़ी पार्टी थी और 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल थे, 8 और छोटी छोटी पार्टी से मिलाकर आपने गवर्नमेंट बना ली। और कुल मिला के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये बोला गया कि 6 ही मिनिस्टर्स बनेंगे। अब आप एक तो अपना मेंबर भी देंगे, एक इनको दे दिया, एक ये बना दिए, 4 5 6। अभी 3 पार्टी तो बच गई ना, अब ये रोना शुरू कर देंगी, करेंगी ना। समझिए एग्जाम्पल, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिक्स हैं तो नॉर्मल सी बात है भैया, किसी को कम किसी को ज़्यादा, मान लीजिए एग्जाम्पल और भी ज़्यादा बोल देते हैं हम लोग, इनको 2 दे दी है मैंने सीट, इनको 1 ही दी, तब भी ये रोएंगे कि हमको तो कम सीटें दी हैं। तो फिर ये क्या कहेंगे कि अच्छा एक काम करो, हमको कम सीटें दी हैं, हम जा रहे दूसरी पार्टी के पास, ये भाग आएंगे दूसरी पार्टी के पास में, और जहाँ ये दूसरी पार्टी के पास भागे गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो बिकॉज ये सेम यही प्रोसेस जो है वो चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही इन द नेपाल एरिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हो गया टॉपिक ख़त्म। थैंक यू सो मच, और लाइक करिएगा पक्का, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो, थोड़ा सा मेरा भी मन उनने लगे ना कि मैं अच्छे से वीडियो अपलोड करूँ, है ना, कि थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। आपका जब एग्ज़ाम होता है तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं अच्छे से, है ना। तो सेम भैया, जब चीज़ें अगर पॉजिटिव रहेंगी तो मेरा भी मन करेगा कि भाई मैं वीडियो अपलोड करूँ, फिर नहीं होता तो फिर थोड़ा सा ढीला पड़, है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो देख लीजिए आप लोग, और अच्छे से इसको शेयर करिए और थोड़ा सा प्यार दीजिए इस वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पॉलिटिक्स सेक्शन लगभग ख़त्म हो गया है, ये हमारा जो शॉर्ट वाली जो न्यूज़ है वो बची हुई हैं, देखेंगे तो शॉर्ट की न्यूज़ सारी एक में ही लेके चले आएंगे, मतलब में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें शॉर्ट इन न्यूज़ इन शॉर्ट करके जितनी भी हैं, हाँ थोड़ी सी हैं, देखेंगे तो एक ही बना देंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।